Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about William Shakespeare. This video is very important, so don't miss this lecture. Let us see. This video has very important facts about William Shakespeare. तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें and do not forget to subscribe the channel. Piers Exton kills Richard when he hears of Henry's coronation in the play Richard II. तो देखिए शेक्सपियर का जो प्ले है रिचर्ड सेकंड, इसमें पियर्स एक्सटन क्या करता है, रिचर्ड को मार देता है जब उसे पता चलता है कि हेनरी का कोरेशन हो गया है। कोरोनेशन मीन्स हेनरी का राज्याभिषेक हो चुका है। तो ये सुनते ही पियर्स एक्सटन क्या कर देता है, रिचर्ड सेकंड का मर्डर कर देता है। मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर प्लेइंग चेस इन द लास्ट सीन ऑफ द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है। इट इज ट्रेजिक कॉमेडी और इसके लास्ट सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे होते हैं, वो चेस प्ले कर रहे होते हैं और ये दोनों ही क्या है इस प्ले के हीरो और हीरोइन है। मीन्स फर्डिनेंड इज द प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट नहीं कहेंगे, हीरो कहेंगे, और मिरांडा हीरोइन, क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे तो मिरांडा के फादर प्रोस्पेरो है जो मैजिक के रूप मैजिक उनको बहुत अच्छी से आती है, तो मैजिक के दम पे वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके साथ जिन लोगों ने गलत किया रहता है उनको सबक सिखा लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये रॉबर्ट ग्रीन थे, यूनिवर्सिटी वेट्स के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने शेक्सपियर पे कमेंट किया था, इन्होंने शेक्सपियर के अगेंस्ट ये कमेंट किया है और कहा है कि शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो। रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो इज द सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है पेंडोस्टो, जो कि शेक्सपियर के द विंटर्स टेल का सोर्स है। हैमलेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज melancholic and a neurotic having Oedipus complex। हैमलेट जो प्ले है उसमें हैमलेट मेन कैरेक्टर है, तो ऐसा कहा जाता है कि हैमलेट को melancholic और न्यूरोटिक दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि हैमलेट के अंदर एडिपस कॉम्प्लेक्स वाली इश्यू है। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग जान सकते हैं। ये जो एडिपस कॉम्प्लेक्स का जो ये सिस्टम है, इसको ग्रीक प्ले से बोरो किया गया है। इसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो सन होता है वो मदर के प्रति अट्रैक्ट होता है और जो डॉटर होते हैं वो फादर के प्रति। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स में सन मदर के प्रति अट्रैक्ट होता है। The late plays of Shakespeare and in harmony, Pericles, Prince of Tyre, Cymbeline, The Winter Tale, The Tempest। शेक्सपियर के जो लेट प्लेस हैं, यानी कि शेक्सपियर के वो प्लेस जिसको बाद में लिखा था शेक्सपियर ने, उन सभी में हार्मनी देखने को मिलता है और उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेट प्लेस के एग्जाम्पल्स है पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बेलिन, द विंटर टेल, द टेम्पेस्ट। तो याद रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जूलिया अपीयर्स इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। शेक्सपियर का ये प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, उसमें जूलिया नाम की कैरेक्टर है। पुअर यूरिक इन द प्ले हैमलेट वाज अ जेस्टर। हैमलेट में एक पुअर यूरिक नाम का कैरेक्टर है जिसका काम है जेस्टर का काम है, वो कोर्ट में जेस्टर है। तो आई होप कि ये सारे फैक्ट्स आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता है तो आप लोग इसको थोड़े अच्छे से देखेंगे सो दैट कि आपको याद रहे। नेक्स्ट फैक्ट्स देखते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस 1817 इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट जो कि रोमेटिक पीरियड के ऑथर हैं, तो इनका एक प्ले वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ प्लेस शेक्सपियर्स प्लेस करके, जो कि 1817 में ये बुक पब्लिश्ड हुआ था और ये क्रिटिसिज्म में है, यानी कि विलियम हैजलिट का ये क्रिटिसिज्म वाला वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। कब का वर्क है, 1817 का। देखिए डेट वगैरह भी रख दिया गया सो दैट कि आप लोग से क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर्स प्लेस वर ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड।
remarked by Leo Tolstoy in his work on Shakespeare and Drama 1906. तो देखिए लियो टॉल्स्टॉय वन ऑफ द फेमस ऑथर है मॉडर्न टाइम के। तो इन्होंने क्या कर रखा है, शेक्सपियर की क्रिटिसाइज कर रखी है। इन्होंने कहा है कि इनके जो प्लेस हैं वो ट्रिवल और पॉजिटिवली बैड है। ऐसा इन्होंने अपने वर्क ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा जो कि 1906 का वर्क है इसमें किया है। तो याद रखेंगे शेक्सपियर पर बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं, बहुत सारे ऑथर ने समय समय पर बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वर्क है लियो टॉल्स्टॉय का ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा 1906, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को बोला है ट्रिवल एंड पॉजिटिवली बैड। नेक्स्ट देखते हैं विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर 1949 इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस ऑन शेक्सपियर्स प्लेस। देखिए फिर से आ गया यहाँ पे विल्सन नाइट एक ऑथर है, इनका वर्क है द व्हील ऑफ फायर 1949 का वर्क है और ये एसे का कलेक्शन है। और इन्होंने ये जो एसे का कलेक्शन लिखा है ये शेक्सपियर के प्लेस पर ही लिखा है। नेक्स्ट अब्राहम राइट कॉल्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। अब्राहम राइट का किस तरह का कमेंट है शेक्सपियर के हैमलेट को लेकर। अब्राहम राइट कहते हैं हेमलेट को लेकर कि एन इंडिफरेंट प्ले है, द लाइन्स बट मीन। एसी ब्रैडले, इनका तो नाम बिल्कुल आप लोग नहीं भूलेंगे, वन ऑफ द लीडिंग क्रिटिक हैं ये 20th सेंचुरी के। तो ये चीज आप याद रखेंगे एसी ब्रैडले को। इन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम का एक वर्क लिखा है 1904 में, इसमें टोटल 10 लेक्चर्स हैं। तो याद रखेंगे एसी ब्रैडले का वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1906 का वर्क है, इसमें टोटल 10 लेक्चर्स शामिल है एसी ब्रैडले का। द फॉरेस्ट ऑफ अर्डिन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट 1599। तो शेक्सपियर के जो प्लेस है, कई प्लेस में कई तरह के फॉरेस्ट का जिक्र किया गया है, जैसे मैकबेथ में बर्नम वुड की बात कही गई है, उसी तरह से एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन है। तो इसे याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ देता है कि किस प्ले में किस फॉरेस्ट का जिक्र किया गया है। तो फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन एज यू लाइक इट में एज यू लाइक इट कब का वर्क है 1599 का। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्ग एसे ऑन द पोर्टर्स सीन इन मैकबेथ। तो देखिए ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये क्या है, एक बड़ा सा लंबा सा एसे है। मैकबेथ में एक पोर्टर सीन होता है, उसी पे बेस्ड ये एसे है। विल्सन नाइट सेड द प्ले ऑफ एक मिनट देखते हैं शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। तो यहाँ पे विल्सन नाइट का यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा देखेंगे। विल्सन नाइट कहते हैं शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे शेक्सपियर के ग्रेट जो क्लासिकल ट्रायलॉजी, यहाँ पे हीरो होगा द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। ये विल्सन नाइट की कमेंट है। द पॉइजन टिगर ऑफ क्लॉडियस एंड लार्टेस ट्रैप फॉर हैमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम। हैमलेट प्ले में क्या होता है, हैमलेट जो कि अनडिसाइडेड रहता है कि व्हाट टू डू, अपने फादर के मर्डर का बदला ले कि न ले, ही वॉज कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे क्लॉडियस जो है इसे डाउट हो जाता है कि हैमलेट को पता चल गया है कि इसी ने उसके फादर का मर्डर किया है। तो क्या करता है क्लॉडियस हैमलेट के लिए एक ऐसा डेगर रखता है जिसमें पॉइजन लगा होता है, और उसी डेगर की वजह से लास्ट में हैमलेट की डेथ हो जाती है और हैमलेट क्लॉडियस को भी मार देता है सेम डेगर से। The title of Twelfth Night refers to the 12th night of Christmas, also refers as the Eve of Epiphany। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12th नाइट का जो टाइटल है वो क्रिसमस के 12th नाइट से बोरो किया गया है और जिसे द ईव ऑफ इपीफैनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स देखते हैं। जॉन ड्राइडेन stated about Shakespeare, he was the man who of all modern
and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन का नाम आ रहा है जिन्होंने शेक्सपियर की काफी तारीफ की है और तारीफ करते हुए ये लिखते हैं ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि जितने भी मॉडर्न लोग हैं उनमें से एक है एंड परहैप्स एशियन पोएट्स हैड द लार्ज और मतलब मॉडर्न में भी मॉडर्न ही शेक्सपियर। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि मॉडर्न से भी मॉडर्न शेक्सपियर है और एशियन से भी एशियन पोएट है। had the largest and most comprehensive soul. As You Like It is a pastoral romance. तो As You Like It क्या है? एक pastoral romance है, ये कॉमेडी है शेक्सपियर की, one of the famous comedy है। The middle class provincial life has been depicted in The Merry Wives of Windsor. शेक्सपियर के बारे में जनरली कहा जाता है कि ये बस हायर क्लास पे लिखा करते थे, बट इनका एक वर्क है प्ले द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर करके जिसमें इन्होंने मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया है। आगे देखते हैं शेक्सपियर हैज रिटन 154 sonnets from 1 to 126 are addressed to WH, 127 to 152 to Dark Lady and 153 to 54 to Cupid, दैट इज लव सोनेट। देखिए शेक्सपियर के सोनेट के बारे में थोड़ा सा आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स राइट किए थे, जिसमें से सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक के जो सोनेट्स है वो WH को क्या होता है, डेडिकेटेड होता है, और सोनेट नंबर 127 से लेके 152 के जो सोनेट्स है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, और सोनेट नंबर 153 टू 154 यानी कि दो सोनेट जो है वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है और ये लव सोनेट है। और इनके सोनेट के बारे में पूछ देता है कि इसमें 3 क्वार्टरन होते हैं, एक कपलेट होता है, कपलेट से एंडिंग होती है, और राइम स्कीम याद रखिएगा ए बी ऐसे करके इनकी राइम स्कीम है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस वीडियो में आपको हर तरह के फैक्ट्स मिलेंगे जो हर तरह के एग्जाम्स में आने वाले फैक्ट्स हैं आपको, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो, LTGSC के हो या फिर नेट सेट के जो पॉइंट्स है वो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। तो वीनस एंड एडोनिस को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर का वो पहला वर्क है जिसकी वजह से शेक्सपियर को पॉपुलरिटी मिली थी, और ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, नरेटिव पोएम में, लॉन्ग नरेटिव पोएम में। और साथ में वीनस और एडोनिस वर्क को देख के शेक्सपियर के इमेच्योरिटी मतलब उसमें से दिखाई नजर आता है, तो उससे आप ये सारी चीजें माइंड में रखेंगे। द टेमिंग ऑफ द श्रीव एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर आर फार्स। शेक्सपियर का 2 वर्क है, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर वही वर्क है जिसमें शेक्सपियर ने मिडिल लाइफ को दिखाया है, मिडिल जो प्रोविंशियल लाइफ है उसको दिखाया है, मिडिल क्लास के प्रोविंशियल लाइफ को। तो ये दोनों वर्क इनका फार्स है, फार्स की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by Hemming and Condell. तो देखिए शेक्सपियर के टाइम पीरियड में जो प्लेस वगैरह होते थे तब पब्लिश्ड वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, जो भी हैंड रिटेन ही हुआ करते थे और जनरली उन्हें परफॉर्म किया जाता था। तो लेटर ऑन शेक्सपियर के डेथ के बाद शेक्सपियर के प्लेस को 1623 में हेमिंग और कॉन्डेल ने क्या किया था, एडिट करते हुए शेक्सपियर के प्लेस को पब्लिश कराया था। तो फर्स्ट फोलियो के जो फर्स्ट एडिशन है वो 1623 में आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के लगभग सभी प्लेस थे, सिर्फ एक पेरिकल्स नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसको ड्रॉप कर दिया गया था, तो दैट इज पेरिकल्स। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलेनस आर रोमन प्लेस। शेक्सपियर के 3 प्लेस हैं जिनको रोमन प्लेस की कैटेगरीज में रखा गया है।
तो याद रखेंगे वो कौन कौन से 3 प्लेज है जो रोमन प्लेज की कैटेगरीज में आते हैं, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा और जूलियस सीजर और कोरियोलेनस। लव्स लेबर्स लॉस्ट इज गुड एग्जांपल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। शेक्सपियर का एक प्ले है लव्स लेबर्स लॉस्ट करके, ये कॉमेडी ऑफ मैनर का गुड एग्जांपल है। याद करिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स लेटर ऑन कौन लिखा करता था? ऑगस्टनेस। इट वाज ऑगस्टनेस ना, जब विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखा था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। पेरिकल्स was omitted in the first folio. Already I have told this. Venus and Adonis has been called by Shakespeare as the first year of my invention. तो Venus and Adonis को लेकर शेक्सपियर ने ये कमेंट किया है first year of my invention. In Othello, Julius describes as the green-eyed monster. तो ओथेलो जो शेक्सपियर का वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडी है, उसमें जीलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। द सबटाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज व्हाट यू विल। तो ट्वेल्थ नाइट जो सब टाइटल है वो पूछा जा सकता है, इसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। वर्जीनिया वुल्फ इन हर एसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हैड सिस्टर गिव द नेम जूडिथ टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर। देखिए वर्जीनिया वुल्फ जो कि मॉडर्न राइटर हैं और ये बहुत ही फेमस है, इनके वर्क्स भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने एक ऐसे लिखा था और ऐसे का टाइटल है व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हैड सिस्टर। तो ये फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हैं इस ऐसे को, क्योंकि ये फेमिनिस्ट ऑथर हैं। तो इन्होंने लिखा इस ऐसे में कि अगर शेक्सपियर की सिस्टर होती तो वो क्या शेक्सपियर से कम टैलेंटेड होती? शेक्सपियर के इक्वली टैलेंटेड होती, लेकिन हाँ अलग बात है कि सी वुड बी फीमेल। वो फीमेल होती तो उन्हें इतना चांस नहीं मिलता जितना शेक्सपियर को चांस मिला, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ लिखती हैं। तो शेक्सपियर के इस हाइपोथेटिकल सिस्टर का नाम इन्होंने जूडिथ दिया है। The ghost disappears in Hamlet due to cock crowed and signal that is morning. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमलेट में जो घोस्ट है वो डिसअपियर हो जाता है, तो उसके डिसअपियर होने की वजह है कि जो कॉक है वो बोलने लगते हैं और ये सिग्नल देने लगते हैं कि अब सुबह हो चुका है, दैट इज वाई घोस्ट डिसअपियर हो जाता है। हेमलेट वॉज इन जर्मनी व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। देखिए जब हेमलेट के फादर का डेथ हुआ तो हेमलेट एट द टाइम जर्मनी में स्टडी कर रहा होता है। The first folio has a poem as prefaced by Ben Jonson. जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो हेविंग और कॉर्नेल ने पब्लिश कराया था 1623 में, तो उसमें एक प्रीफेस पोएम के रूप में एक प्रीफेस ऐड किया गया था। तो उस प्रीफेस को राइट किया था बेन जॉनसन ने, क्योंकि बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। और बेन जॉनसन और शेक्सपियर में काफी अच्छी बनती भी थी। बेन जॉनसन के एल्केमी जो प्ले है एल्केमिस्ट, उसमें शेक्सपियर ने रोल भी प्ले किया था। तो इस तरह से ये लोग मिलजुल कर अपना काम करते थे। ओवर एम्बिशन इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है उसमें जो ट्रेजिक हीरो होते हैं उनके अंदर कौन सी ट्रेजिक फ्लॉ होती है ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो मैकबेथ के अंदर जो ट्रेजिक फ्लॉ है दैट इज ओवर एम्बिशन, और हैमलेट के अंदर जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो अनडिसीजन, करे कि न करे वाली जो कंडीशन है दैट इज हैमलेट की ट्रेजिक फ्लॉ है कि ही वाज नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रेफर शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो कि न्यू क्लासिकल एज को बिलोंग करते हैं और न्यू क्लासिकल एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो थर्ड पार्ट है इनके नाम से उस एज को जाना जाता है, एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो या ट्रांजिशन एज भी के नाम से भी जाना जाता है। तो सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की कॉमेडीज को ज्यादा पसंद किया है ट्रेजेडीज के कंपैरिजन में, इस चीज को याद रखेंगे। और इट वाज सैमुअल जॉनसन जिन्होंने डिक्शनरी भी लिखी थी, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। इडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड इन हैमलेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शेक्सपियर के किस प्ले में इडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। देखिए बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं खींचना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं कि बहुत लंबा ना हो।
द डोमिनेंट थीम ऑफ किंग लियर इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो किंग लियर का अगर थीम पूछ दिया जाए तो बताइएगा फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो फिलियल इनग्रेटिट्यूड इज द डोमिनेंट थीम ऑफ किंग लियर। द प्ले हेनरी सिक्स्थ हैज 3 पार्ट्स। शेक्सपियर का प्ले हेनरी सिक्स जो है वो 3 पार्ट्स में है। हेनरी सिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऐसे करके 3 पार्ट्स में है। In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe. तो 1601 में शेक्सपियर के सॉनेट्स का जो कलेक्शन आता है प्रिंट होता है, और किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है? थॉमस थॉर्प के द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर के सोनेट कब प्रिंट हुए थे? 1601 में। किसने कराया था? थॉमस थॉर्प ने। द नेम ऑफ हाउस ऑफ शेक्सपियर वॉज न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड। यहाँ पे ए नहीं रहेगा, प्लेस रहेगा, पैलेस नहीं प्लेस। तो शेक्सपियर के जो घर का नाम था, शेक्सपियर जब पॉपुलर हो गए, इनके पास बहुत पैसे वगैरह आ गए, तो स्ट्रेटफोर्ड में इन्होंने एक घर खरीदा जिसका नाम था न्यू प्लेस। Love's Labour's Lost is social satire dealing with the fashion and fads of the day. Love's Labour's Lost जो है एक सोशल सटायर है शेक्सपियर का, और उस समय के जो फैशन और फेड्स होते थे उसको लेकर शेक्सपियर ने एक तरह से सोशल सटायर किया है Love's Labour's Lost में। Love's Labour's Lost was a free adaptation of Mnechme by Plautus। तो देखिए Love's Labour Lost का जो सोर्स है वो प्लॉटस का वर्क है। प्लॉटस एक ऑथर है और इनका वर्क है मिनेक्मी। इसी से शेक्सपियर ने सोर्स बोरो किया है लव्स लेबर्स लॉस्ट के लिए कि वो विचेस की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, द थेन ऑफ काउडर बन गया। तो हो सकता है कि विचेस की भविष्यवाणी ये सही हो जाए और वो किंग भी बन जाए। तो उसके अंदर किंग बनने की जो एम्बिशन है वो क्रिएट होने लगती है, और उस एम्बिशन को बढ़ावा देती है उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, जिसे 4 विचेस के रूप में जाना गया है इस प्ले में। रोसालिंड इन एज यू लाइक इट डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज गैनीमेड। तो देखिए एज यू लाइक जो कि कॉमेडी है शेक्सपियर की, जिसमें फॉरेस्ट अर्डेन की बात की गई है, फॉरेस्ट अर्डेन का जिक्र किया गया है। तो उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है रोसालिंड, वो अपना वेश बदल लेती है और गैनीमेड का वेश बदल के आ जाती है। In the epilogue, Rosalind, before bidding farewell, makes a last appeal to the women in the audience to like the play. Rosalind जो प्ले का एपिलॉग है, एज यू लाइक प्ले का जो एपिलॉग है, उसमें रोसालिंड क्या करती है, फेयरवेल करने से पहले जो ऑडियंस है, स्पेशली वुमेन ऑडियंस, उन वुमेन ऑडियंस को क्या करने के लिए कहती है, प्ले को लाइक करने के लिए कहती है। बेन जॉनसन said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek। तो बेन जॉनसन ने कई बार शेक्सपियर को लेकर कमेंट किया है। तो बेन जॉनसन का एक कमेंट ये भी है कि he knew small Latin and less Greek। नेक्स्ट देखते हैं इन द प्ले द टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ मिलन। टेम्पेस्ट जो कि फेमस वर्क है शेक्सपियर का, और शेक्सपियर के लास्ट फेज के ये वर्क है। तो इसमें प्रोस्पेरो जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, ये कहाँ का ड्यूक होता है, तो मिलन का ड्यूक होता है, जिसे वहां से निकाला जाता है तो एक आइलैंड में जाके सेट हो जाता है। प्रोस्पेरो को बेटी मिरांडा होती है, और इसका उस आइलैंड में एक गुलाम होता है कैलिबन। There is a tribute to Marlowe as the dead Sappho in As You Like It। शेक्सपियर ने मार्लो को ट्रिब्यूट किया है एज यू लाइक इट में डेड सेफर्ड के रूप में। तो शेक्सपियर ने अपने किस वर्क में मार्लो को ट्रिब्यूट किया है, तो याद रखेंगे एज यू लाइक इट में। किस रूप में? डेड सेफर्ड के रूप में। डॉक्टर जॉनसन रिमार्क फॉर शेक्सपियर हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। तो डॉक्टर जॉनसन शेक्सपियर को लेकर कहते हैं कि इनकी स्टोरी में रोमन जो होते हैं और किंग्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, क्योंकि शेक्सपियर ज्यादातर रोमन्स को लेकर और किंग्स को लेकर ही लिखते थे। लेकिन वो कहते हैं कि शेक्सपियर ने सिर्फ मैन के बारे में सोचा है, ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचा है। भले उन्होंने रोमन्स का यूज किया है अपनी स्टोरी में, किंग्स का यूज किया है, लेकिन उनका जो मेन कंसर्न था वो था ह्यूमन बीइंग। द कॉमेडी ऑफ एरस इज द स्टोरी ऑफ ट्विन ब्रदर्स। शेक्सपियर की ये वर्क है द कॉमेडी ऑफ एरस, जो कि ट्विन ब्रदर्स की जो है भाइयों की कहानी है।
मेजर फॉर मेजर इज नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। तो शेक्सपियर का वो कौन सा वर्क के डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी के रूप में जाना जाता है? दैट इज मेजर फॉर मेजर। सर जॉन फॉलस्टॉप इज फाउंड इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, तो शेक्सपियर के जो हेनरी वाले प्लेस थे उसमें और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में सर जॉन फॉलस्टॉप नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। Montague's essay of the cannibals inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant cannibals। देखिए मॉन्टेग का एक एसे है दैट इज ऑन द कैनिबल्स, जहां से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने प्रोस्पेरो के सर्वेंट कैनिबल्स का कैरेक्टर लिया है। तो याद रखेंगे ये भी फैक्ट। Montaigne is known as the father of essay and Bacon is known as the father of English essay। Next, the relationship between Othello and Iago is an example of inversion। तो देखिए जो ओथेलो और इयागो के बीच में रिलेशनशिप है वो किस तरह का रिलेशनशिप है? इन्वर्जन का रिलेशनशिप है। बिकॉज जहाँ पे इयागो के मन में जिलसी और मैलिस होता है ओथेलो को लेकर, वहीं ओथेलो के मन में इयागो को लेकर ट्रस्ट और नोबिलिटी होती है। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं अपोजिट वाले उसे इन्वर्जन का रिलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए थे उसमें। विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द assumptions of male politics in रिचर्ड थर्ड। तो देखिए रिचर्ड थर्ड जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें मेल पॉलिटिक्स के एजम्पशन को लेकर विडो क्वींस जो है वो क्वेश्चन करते हैं। द ग्लोब थिएटर ओपन इन 1599। शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर है वो कब पब्लिश होता है? 1599 में। इसी ईयर में शेक्सपियर की जो प्ले है एज यू लाइक इट परफॉर्म होती है। तो ग्लोब थिएटर याद रखेंगे ये ओपन होता है 1599 में। सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज थीम ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम का जो थीम है वो सेक्सुअल पॉजिटिवनेस है और सेक्सुअल जिलेसी जो थीम है ये ओथेलो का है। तो ओथेलो में सेक्सुअल जिलेसी देखने को मिलेगा। जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइव्स। देखिए प्लूटार्क इटालियन ऑथर है, इनका वर्क है लाइव्स और इनके वर्क को ट्रांसलेट किया था नॉर्थ ने। ठीक है, तो उस वर्क को कहा जाता है नॉर्थ प्लूटार्क्स लाइव्स और उसी जो ट्रांसलेशन वर्जन है प्लूटार्क्स लाइव का वहां से शेक्सपियर ने जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपाट्रा और कोरियोलिनेस के लिए जो सोर्स से बोरो किया है। इन जूलियस सीजर क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड। तो किस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस को यूज नहीं किया है? क्रॉस ड्रेसिंग को एक डिवाइस के रूप में नहीं यूज किया है, तो दैट इज जूलियस सीजर। नाहम टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर इन हिज द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। नाहम टेट जो है एक ऑथर है और इन्होंने क्या किया है किंग लियर की एंडिंग को चेंज कर दिया है। शेक्सपियर ने जो किंग लियर लिखा था तो नाहम टेट ने अपना एक वर्क लिखा है शेक्सपियर्स किंग लियर करके, सॉरी द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर करके, और इस वर्क में इन्होंने एंडिंग को चेंज कर दिया है और एंड में क्या कर दिया कॉर्डेलिया जो है उसकी शादी एडगर से करवा दी है एंडिंग को चेंज करके और इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो गई किंग लियर की, जबकि किंग लियर की जो एंडिंग है वो ट्रेजिक है। नेक्स्ट देखते हैं इन द किंग लियर वॉइस ऑफ पुअर टॉम इज स्पोकन बाय एडगर। तो किंग लियर में जो पुअर टॉम की वॉइस है वो कौन बोलता है? एडगर बोलता है। The Greek play Alcestis by Euripides is the source of the Winter's Tale। तो शेक्सपियर के विंटर टेल्स का सोर्स एक और ग्रीक प्ले है, याद रखेंगे एल्सेस्टिस बाय यूरिपिडेस। ठीक है, तो यूरिपिडेस का जो वर्क है एल्सेस्टिस दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल। और कौन सा सोर्स है? रॉबर्ट ग्रीन का पेंडस्टो भी विंटर्स टेल का सोर्स है। द एक्टिंग कंपनी ओन द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। शेक्सपियर के टाइम पीरियड में क्या होता था जो एक्टिंग कंपनी होती थी उन्हीं के पास जो स्क्रिप्ट होते थे थिएट्रिकल स्क्रिप्ट होते हैं उसका अधिकार होता था।
Dr. Johnson defends Shakespeare's violation of the unities on ground of the reader's ability to reconstruct. तो शेक्सपियर ने जो एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज थी उसको फॉलो नहीं किया है, 2 यूनिटीज को फॉलो नहीं किया है, थर्ड वन को फॉलो किया है, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लॉट। तो ठीक है, तो यूनिटी ऑफ प्लेस और एक्शन को इन्होंने नहीं कैरी किया है, यूनिटी ऑफ प्लॉट को इन्होंने मतलब कैरी कर रखा है। हाँ, शेक्सपियर ने क्या कर रखा है, जो यूनिटी ऑफ प्लॉट और यूनिटी ऑफ प्लेस है उसको ब्रेक करके यूनिटी ऑफ एक्शन को कैरी किया, तो इस चीज को लेकर डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को डिफेंड किया है। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया कमिट सुसाइड। जूलियस सीजर में ब्रूटस की जब डेथ हो जाती है तो पोर्शिया जो उसकी वाइफ होती है वो सुसाइड कर लेती है। अब पोर्शिया या ये मत आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि ये वो पोर्शिया है जो कहाँ है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, ये दूसरी पोर्शिया है, ब्रूटस की वाइफ है, और वो पोर्शिया बसानियो की वाइफ होती है। Conflict between desire for vengeance and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Hamlet. Hamlet की जो ट्रेजिक एंड होती है उसके पीछे की वजह होती है कि हेमलेट के माइंड में कन्फ्लिक्ट होता है किस चीज को लेकर, डिजायर फॉर वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, कि वो बदला ले कि ना ले और उसे अपनी चेतना को सुनना चाहिए कि नहीं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए कि नहीं। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच हेमलेट कुछ डिसीजन नहीं ले पाता है और इसकी एंड हो जाती है। इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच सिकोरेक्स बट हैज एंस्लेव्ड कैलिबन। प्रोस्पेरो ने क्या कर रखा था, जब इसे इसके किंगडम से निकाल दिया जाता है तो ये एक आइलैंड में आ जाता है। उस आइलैंड में बीचेस का अधिकार होता है, बीच सिकोरेक्स का। तो कैलिबन की मदद से प्रोस्पेरो क्या करता है, विच सिकोरेक्स से अपने मैजिक पावर से फाइट करते हुए एरियल को आजाद कर देता है, लेकिन कैलिबन को अपना गुलाम बना लेता है बिकॉज ही वॉज एन अगली क्रिएचर। Macbeth is referred as Bellona's bridegroom. Bellona means Roman goddess of war. Macbeth को Bellona's bridegroom कहा गया था मैकबेथ में। तो मैकबेथ को जब बिलोनास ब्राइडग्रूम कहा गया तो बिलोना का मतलब क्या है, बिलोना इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, तो इसीलिए रोमन गॉडेस ऑफ वॉर बिलोना की ब्राइडग्रूम कहा गया मैकबेथ को, जब मैकबेथ जीत हासिल करता है वॉर में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री ब्लो ब्लो द विंटर विंड, व्हाट सेल ही हैव दैट किल्ड द डियर, और द सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट। तो देखिए यहाँ पे 3 सॉन्ग का जिक्र किया गया, एक तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और नेक्स्ट है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, थर्ड वन है व्हाट सेल वी हैव दैट किल्ड द डियर। तो ये तीनों सॉन्ग्स एज यू लाइक इट में देखने को मिलता है। गैनीमेड ट्यूटर्स ओरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। गैनीमेड जो कि रोसालैंड अपना वेश बदलकर गैनीमेड का वेश ले लेती है, तो एज यू लाइक इट में वो क्या करती है, ओरलैंडो को प्रॉमिस करती है, उसको ट्यूट करने की प्रॉमिस करती है कि वो उसे एक बेटर लवर के रूप में प्रेजेंट करेगी। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। तो द टेम्पेस्ट का बेसिक थीम जो है फॉरगिवनेस और फ्रीडम है। Malvolio suffers from self love in 12th night. 12th night में वो कौन सा कैरेक्टर है जो सेल्फ लव को सफर करता है, तो दैट इज Malvolio, क्योंकि 12th नाइट में एट द एंड में सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हैप्पी होते हैं सिवाय Malvolio के। टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेल्योर। टी.एस. एलियट ने हैमलेट की क्रिटिसाइज की है और कहा है ये एक ड्रामेटिक फेल्योर है। द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन हैमलेट इज पोलोनियस। तो हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का उसमें सबसे पहले मरने वाला जो कैरेक्टर है पोलोनियस है, जो ओफेलिया के फादर हैं। और हैमलेट वो प्ले है जिसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सा प्ले है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ सीन है, तो दैट इज हैमलेट। द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट सीन। जब बैंक्वेट सीन होता है, जब मैकबेथ क्या करता है, अपने घर पे दावत रखा होता है, फीस्ट रखा होता है, तो उसी सीन में मैकबेथ को अपनी जो उसने किंग डंकन का मर्डर किया था,
तो उसे उसका क्या होता है, एहसास होता है कि उसने गलत किया है, और उसी डर में वो क्या करता है, बैंकों को भी मार देता है, उसके बच्चे जो होते हैं उसे भी, मतलब बैंकों को मार देता है, बच्चे उसके भाग जाते हैं। Macduff was able to kill Macbeth despite the witch's prophecy because he was born by Caesarean section. मैकडफ जब मैकबेथ बहुत डरा होता है तो विचेस से पूछता है कि क्या कोई उसे मार सकता है, तो विचेस कहती नहीं, कोई भी ऐसा नॉर्मल पर्सन उसे नहीं मार सकता है। तो इट वाज मैकडफ जो लास्ट में मैकबेथ को मार देता है और बदला ले लेता है किंग डंगन के मर्डर का। तो मैकडफ क्यों मार पाता है विचेस की प्रोफेसी के अगेंस्ट? तो ऐसा नहीं था कि वो विचेस की प्रोफेसी के अगेंस्ट जाकर मैकडफ मारता है मैकबेथ को, विचेस की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ही वो मारता है, क्योंकि विचेस कही होती हैं कि ऐसा इंसान उसे मारेगा जो सीजरियन सेक्शन से, यानी कि जिसका जन्म ऑपरेशन के थ्रू हुआ होगा। तो मैकडफ का जन्म ऑपरेशन के थ्रू हुआ होता है, इस वजह से वो विचेस की प्रोफेसी के बाद भी वो मैकबेथ को मार पाता है। Burnham would come to Dunsinane as Malcolm's army marched behind its cut branches. तो देखिए जो बर्नम वुड है, बर्नम वुड मैकबेथ में वो क्या करते हैं, डंसिनेन में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि जो मालकम के आर्मी होते हैं उसके ब्रांचेस को कट करके और वो उसी ब्रांचेस के पीछे छिप कर पहुंचते हैं मैकबेथ के पास, मैकबेथ से फाइट करने के लिए। क्योंकि विचेस की भविष्यवाणी ये तो थी कि कोई भी नॉर्मल पर्सन उसे नहीं मार सकता है, सीजरियन यानी कि ऑपरेशन वाला ही उसे मार सकता है, तो दैट वाज मैकबेथ। और विचेस की ये भी भविष्यवाणी थी कि तब तक तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, जब तक बर्नम वुड जो है तुम्हारे पैलेस के पास न पहुंच जाए। और बर्नम वुड उसके पैलेस के पास पहुंच जाता है, क्योंकि जो मालकम की आर्मी उसके ब्रांचेस को कट करके उसके पीछे छुप कर जाते हैं मैकबेथ पे अटैक करने के लिए। तो विचेस की भविष्यवाणी इस तरह से सही भी हो जाती है, और मैकबेथ को लगता है कि जंगल कैसे उसके पास जा सकता है, तो पहुंच ही गया। ओलिवर फॉल्स इन लव विथ एलिना इन एज यू लाइक इट। तो याद रखेंगे ओलिवर और एलिना ये दोनों कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में। तो he falls in love with Elena. Jax can suck melancholy out of a song in As You Like It. तो देखिए As You Like में जैक्स जो है वो melancholy कैरेक्टर है और वो हमेशा बहुत दुखी रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, Shakespeare introduces the world of fairies with the roguish imp of folklore, Puck in A Midsummer Night's Dream. तो शेक्सपियर ने जो फेरीज की दुनिया को इंट्रोड्यूस किया है अपने प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और इसमें एक रोगिस एम की बात कही है जिसका नाम है पक। तो याद रखेंगे पक नाम का जो रोगिस इम्प है वो शेक्सपियर के किस प्ले में, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन मैकबेथ। मकबूल जो मूवी है वो मैकबेथ की स्टोरी पे बेस्ड है। तो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज है जिसपे कोई ना कोई मूवी बनी है। द टेम्पेस्ट पे भी मूवी बन चुकी है, ओथेलो पे बनी है, ओमकारा आप लोग को याद होगा। तो इस तरह की बहुत सारी मूवी जो है शेक्सपियर के प्लेस पे बेस्ड है। द पोटर सीन इन मैकबेथ प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। मैकबेथ में जो पोटर सीन है वो एक कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड करता है। तो याद रखेंगे मैकबेथ में कॉमिक रिलीफ कहाँ से आता है, तो पोटर सीन में। मैकबेथ्स कास्टल इज लोकेटेड एट इनवर्नेस। इनवर्नेस में मैकबेथ का कास्टल है। बैंको इज किल्ड बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी। मैकबेथ बैंको का मर्डर क्यों कर देता है, क्योंकि उसे विचेस की प्रोफेसी के बारे में पता था। इसीलिए मैकबेथ को डाउट होता है कि कहीं बैंको को डाउट होता है कि कहीं मैकबेथ नहीं तो किंग डंगन का मर्डर नहीं कर दिया है। तो इसी डाउट ये डाउट रहता है बैंको को हमेशा, और इसी डर की वजह से मैकबेथ क्या कर देता है, बैंको का मर्डर कर देता है। आगे देखते हैं, द विचेस आर इक्विवोकेटस मींस एम्बिगुअस इन दियर सेइंग्स। जो विचेस होती हैं जब वो प्रेडिक्शन करती हैं तो वो इक्विवोकेटस होती हैं। इक्विवोकेटस मतलब कि वो जो भी कुछ कहती हैं उसमें एम्बिगुअस होती है, एम्बिग्यूटी होती है, मींस क्लियरिटी नहीं होती है विचेस की प्रोफेसी में। तभी तो मैकबेथ गलत समझ लेता है कि उसे तो कोई मार ही नहीं पाएगा और वो कभी मर ही नहीं पाएगा। Duke Senior is staying in the forest of Arden after being deposed of his kingdom.
ड्यूक सीनियर कौन होता है? वो एजुलाइकेट में कैरेक्टर है। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में ये आ जाता है क्योंकि इसका किंगडम छीन लिया जाता है, तो ये भी आ जाता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में जब इसे इसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ टॉमस लूसी। टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा था। शेक्सपियर ने टॉमस लूसी के गार्डन में डियर की पोचिंग की थी, तो इस वजह से शेक्सपियर को गिल्टी पाया गया था और इसी डर से शेक्सपियर भाग जाते हैं लंदन, फिर वहां पे अपनी कैरियर शुरू करते हैं। मिल्टन कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड। मिल्टन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे शेक्सपियर की तारीफ करते हुए कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फ्रांसिस चाइल्ड। बेन जॉनसन सेड शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को लेकर कई तरह के कमेंट किए हैं। ये भी कहा है कि शेक्सपियर को ग्रीक और लैटिन कम आता था। तो यहाँ पे बेन जॉनसन का ही कमेंट है शेक्सपियर को लेकर कि शेक्सपियर किसी एक एज के ऑथर नहीं है बल्कि हर टाइम के ये ऑथर है, यानी कि शेक्सपियर को हर टाइम पीरियड में पढ़ा जाएगा और रियली आज के डेट में भी उतनी अच्छे से शेक्सपियर को पढ़ा जाता है। 400 साल बाद भी शेक्सपियर की प्ले की उतनी तारीफ होती है, शायद शेक्सपियर के टाइम पीरियड में जितनी तारीफ नहीं मिली होगी उससे भी ज्यादा। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the plays of Shakespeare by Goethe। गोथे का क्या रिमार्क है शेक्सपियर को लेकर? गोथे कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा बुक, पर्सन या ऐसी कोई घटना मेरे जीवन की है जिसका बहुत कोई बड़ा इम्प्रेशन पड़ा हो मेरी लाइफ में, जितना बड़ा इम्प्रेशन शेक्सपियर के प्ले का पड़ा है, ऐसा गोथे कहते हैं। गोथे बिलोंग्स टू विच पीरियड? रोमांटिक। गोंजेलो describes the ideal commonwealth in the Tempest। गोंजेलो ने द टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ की बात कही है। The Essential Shakespeare is a work by John Dover Wilson। The Essential Shakespeare ये वर्क है जॉन डॉवर विल्सन की। तो शेक्सपियर पर लिखे गए जितने भी वर्क है, चाहे वो क्रिटिसिज्म वाले वर्क हो, चाहे ऐसे हो, सोनेट हो, पोएम हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, उससे आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। तो जॉन डॉवर विल्सन का वर्क है द इसेंशियल शेक्सपियर। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस डील विद अ पीरियड ऑफ 350 इयर्स। तो शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेस है कितने टाइम पीरियड को ये कवर करता है? तो 350 साल के जो हिस्ट्री है उसको कवर करता है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस। नाहम टेट रिवर्स्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। तो नोहम टेट ने क्या कर दिया था? किंग लियर की हैप्पी एंडिंग कर दी थी ना अपनी वर्क द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में। तो उस एंडिंग में इन्होंने क्या दिखाया था कि कॉर्डेलिया गॉट मैरिड टू एडगर और इस तरह से हैप्पी एंडिंग कर दी थी। ओफेलिया डज नॉट गिव अवे वायलेट्स फ्लावर्स। ओफेलिया हैमलेट में क्या करती है? उसके पास वायलेट्स फ्लावर्स होते हैं तो उसे कभी वो नहीं हटाती है। The Globe Theatre was burned down in 1613। ग्लोब थिएटर जो ओपन हुआ था 1599 में, ये जल जाता है, इसमें आग लग जाती है 1613 में, शेक्सपियर के डेथ के 3 साल पहले। शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल इन रिचर्ड थर्ड। शेक्सपियर ने रिचर्ड थर्ड में रॉयल क्रिमिनल का एक कैरेक्टर प्रेजेंट किया है। How many children had Lady Macbeth? 1933 is an essay by Elsie Nights। देखिए एल्सी नाइट्स का एक ऐसे है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, जो कि 1933 का एक ऐसे है। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ हैड। ठीक है। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन इन हैमलेट। हैमलेट में डेनमार्क में एक प्लेस है एल्सिनोर। एल्सिनोर में भी एक जो प्लेस है, यहाँ पे भी जो प्ले है उसकी क्या होती है परफॉर्मेंस। ठीक है। एल्सिनोर एक सीन दिखाया गया डेनमार्क में जहाँ पे प्ले को परफॉर्म किया जाता है, हैमलेट प्ले को। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट का ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। दिस शुड बी रिकॉल्ड। बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिवीजन भी हो जाएंगे और साथ में जो फैक्ट्स आपको नहीं आते होंगे वो आ भी जाएंगे। तो बस आप लोग एंड तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, वीडियो को अप्रिशिएट करिए। अगर कोई कमी है तो उसे भी बता सकते हैं आप लोग, सो दैट कि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके।
आगे देखते हैं शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिविस अकाउंट ऑफ टॉर्कस लस्ट इन अ नैरेटिव वर्क कॉल्ड द रेप ऑफ लुक्रेस। शेक्सपियर का एक वर्क है द रेप ऑफ लुक्रेस, इसमें इन्होंने शेक्सपियर ने इनकॉर्पोरेट्स किया है लिविस अकाउंट ऑफ टॉर्किंस लस्ट को। घोस्ट अपीयर्स 4 टाइम्स इन हैमलेट, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ देता है कि हैमलेट में घोस्ट के अपीयरेंस कितनी बार हुई थी, तो 4 टाइम्स। Shakespeare wrote The Tempest inspired by return of the sailors of a ship that had disappeared. Shakespeare ने The Tempest लिखा था कहाँ से इंस्पायर्ड होकर? तो एक्चुअली शेक्सपियर के टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक सीप के जो सेलर्स थे वो गायब हो जाते हैं, फिर बाद में वो वापस आते हैं, ठीक है। तो उसी घटना से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट लिखा है। वीनस एंड एडोनिस एंड लेप ऑफ लुक्रेस आर डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। वीनस एंड एडोनिस एंड लेप ऑफ लुक्रेस, ये जो वर्क है शेक्सपियर का, शेक्सपियर ने इन दोनों वर्क्स को डेडिकेट किया किसको? साउथहैम्पटन के अर्ल जो थे उनको। हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉमस किट्स और हैमलेट, या योर हैमलेट जो भी इसे कहिए। तो शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा है टॉमस किट से इंस्पायर्ड होकर, और टॉमस किट का जो वर्क है और हैमलेट करके, एक्चुअली टॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजेडी वर्क होता है, और ये जो वर्क है ये ग्रीक वर्क होता है, तो वहीं से टॉमस किट जो है इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं, ठीक, और वहां से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर लिखते हैं हैमलेट। इयागो हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। इयागो को क्या कहा गया है? मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा गया है। द टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग, तो शेक्सपियर का प्ले जो टेम्पेस्ट है उसमें एपिलॉग भी ऐड किया गया है। जॉन रस्किन का कमेंट फाइनली देख लेते हैं। शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो जॉन रस्किन ने शेक्सपियर के कॉमेडीज को लेकर क्या कमेंट किया है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइन से हीरोज नहीं है, और सही बात है। एज यू लाइक इट में रोसालिंड जो है डोमिनेटिक रोल में है, और ऐसे ही द टेम्पेस्ट में तो थोड़ा सा आपको प्रॉस्पेरो का रोल दिखता है, बट वहीं पे आप देखेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया का रोल है, और द टेम्पेस्ट में मिरांडा का भी तो रोल देखने को मिलता है। तो इस तरह से शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज में हीरोइन के जो रोल है उसे थोड़ा सा हाईलाइट किया है, जबकि ट्रेजेडीज में हीरो के रोल्स को हाईलाइट किया है, हीरोइन का रोल उतना नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, और फिर से कह रहे हैं आप लोग को वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइल।